सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत के साथ कि जो मैंने टाइम दिया था अपने उन तमाम दोस्तों को जो कि इंतज़ार कर रहे थे उन अपडेट्स का, जो कि उनको मुसद्दिक़ा तौर पर नहीं पहुंच रही थी डॉक्टर मल्ला अली कुर्दिस्तानी के हवाले से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद हैं। आज 23 नवंबर के अपडेट्स का मैंने वादा किया था कि मैं 4 घंटे बाद अपलोड करूंगा अपनी लास्ट वीडियो के बाद। लेकिन मैं एक बार फिर सॉरी करता हूं कि चूँकि मैं ख़ुद भी वहां पर गया हुआ था क्योंकि मेरे अपने भाई भी डेफ एंड डम्ब है, तो मैं चाह रहा था कि उनकी भी ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी मालूमात इस हवाले से दे दूं कि पिछले 3 दिनों में जो कि मेरे ऊपर ख़ुद बीती है और बाकी तमाम लोगों के ऊपर बीती है, जो कि बेचारे वहाँ पर पेरेंट्स हमारी तरह काफ़ी सारे लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मौजूद थे और बड़े परेशान हुए हैं। मैं अगर लफ्ज़ कह दूं कि ज़लील हुए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो एक इस अहवाल के अंदर एक दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ी सी मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इन लोगों ने जो एडजस्टमेंट की हुई थी वो सारी की सारी गलत थी। डॉक्टर मल्ला अली कुर्दिस्तानी कोई आम आदमी नहीं है, ये हाई प्रोफाइल है, ठीक है। दुनिया के बहुत बाअसर शख्सियात में इनका शुमार होता है, और जब इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी आपके पास आपके मुल्क में है, अगर खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह के लिए आते हैं तो कम से कम उनको सिक्योरिटी उस हवाले से दी जाए। पहली बात यह है कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो चंद सिपाही जो कि नज़दीकी थाना जो है, जो जो उस हदूद को छूता था, उस थाने के चंद एहलकार उनकी सिक्योरिटी पर भी नहीं, बल्कि लोगों को सिर्फ दूर करने के लिए या रश को हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले जो मुसलसल तीसरा दिन है, जागने की वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया है और इस वक्त मेरी आवाज़ भी सही तरीके से नहीं निकल पा रही। मैं मुसलसल सफ़र में रहा हूँ, मैं अभी अपने घर पहुँचा हूँ, तो मैंने चाहा कि मैं अपने वादे मुताबिक वीडियो बना सकूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी रहेगी, आपने सिर्फ उस बात पे फ़ोकस करना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं इस वीडियो में वो भी बातें शेयर करूँगा कि कुछ पेरेंट्स को मैंने अपनी आंखों से देखा है जो कि ट्रीटमेंट करवा के बाहर निकले और उनके तासुरात क्या थे, उनकी ख्वाहिशात क्या थीं, और वो क्या मतलब अल्फाज से जो उन्होंने हमें कहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल के साथ रखूँगा। ज़रा वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए तो उसके लिए माज़रत। अच्छा, मार्वल होटल में एक तो उनकी कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने लोगों को बुलाया था या एक एडवर्टाइजमेंट की गई थी कि भाई लोग आएँ, उनकी ट्रीटमेंट होगी, तो उसमें जो उनकी अपनी इंतज़ामिया थी वो 100 नहीं बल्कि 120% नाकाम रही है। उसमें टोकन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, सारा एक झूठ का प्रोपेगेंडा था, जिसको बाद में फिर टोकन के नाम से अपने ऊपर से वो जो एक लेबल नाकामी का लग चुका था, धोने की उन्होंने कोशिश की टोकन के नाम पे कि भी पहले टोकन लेने पड़ेंगे, टोकन लेने के बाद जिसके पास टोकन होगा तो उसको हम जो है ना डॉक्टर साहब को वो मरीज़ दिखा सकते हैं। तो ख़ैर, मार्वल होटल में सारी सिचुएशन आपके सामने रही है कि वहाँ पर तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार का जमे गफ़ीर इकट्ठा हो चुका था, जो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह भी बन सकता था, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब वहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। ये 2 नवंबर की बात है। 2 नवंबर पे वो वहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए, लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। ज़ाहिर है कुछ सिक्योरिटी आ भी गई थी जिन्होंने अंदर से हॉल खाली करवाने की कोशिश की है कि हॉल खाली किया जाए ताकि हम सिक्योरिटी क्लियरेंस दें और डॉक्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन चूँकि लोगों को पता था, जो कि हॉल में मौजूद थे, तकरीबन 700 से 800 की स्ट्रेंथ थी, जो कि ये चाह रहे थे कि हमें किसी भी सूरत में हॉल से ना निकाला जाए, वो वहाँ पर जम के बैठे रहे। और जम के बैठना उनका बनता भी था, क्योंकि ऑलरेडी बाहर जो रश था वो 8 से 10 हज़ार लोगों का रश था। अगर इनको बाहर निकाला जाता तो इनकी बारी तो शायद ज़िंदगी में फिर कभी ना आ सकती है। वो एक उम्मीद के सहारे बैठे रहे वहाँ पर। लेकिन खैर, वहाँ पर वो सारा सिलसिला नाकाम रहा उनकी इंतज़ामिया की नाकामी की वजह से। और उसके बाद फिर जब लोग वहाँ पर बैठे रहे तो काफ़ी लेट हो गई थी, रात होने वाली थी। फिर उनसे कहा गया कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं आएँगे। और झूठ बोला गया कि यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद ही नहीं हैं, वो इस्लामाबाद चले जा चुके हैं। लोग बेयारो मददगार एक आसरा और एक उम्मीद के सहारे वहाँ पर खुले आसमान तले लेट गए, बैठ गए, जिसको जिस तरह कंफर्टेबल फ़ील हुआ उन्होंने उस तरह अपना वहाँ पर मुज़ाहरा किया, बैठे रहे बेचारे। तो उसी रात फिर रात के तकरीबन 2 बजे के करीब जब बहुत कम लोग वहाँ पर बच गए, कोई स्ट्रेंथ तकरीबन 100 के लगभग थी वहाँ पर,
तो पता चला सोर्स से कि वहाँ पर टोकन तकसीम किए जा रहे हैं। तो जो ही लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ, ज़ाहिर है दूसरा बंदा एक दूसरे से कांटेक्ट तो होता था फ़ोन पे। तो तकरीबन 1:30 बजे के करीब एक मरतबा फिर वहाँ पर रश शुरू हो गया। जो लाइनें बनाई गई वहाँ पर तकरीबन 1500, 2000, 2500 के लगभग लोग मुख्तलिफ़ लाइनों में खड़े हुए थे। वहाँ पर टोकन तकसीम किए गए, मानता हूँ। और तकरीबन 250 से 300 के करीब वो टोकन थे जो कि तकसीम किए गए हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उनसे ये कहा गया, बल्कि मैं ये कहूँ कि लोगों को इसमें जानबूझ के तंग किया गया, तो ये बात गलत नहीं होगी। टोकन देने के बाद उनसे कहते हैं कि आप ये टोकन लेके बाहर निकलें मेन एंट्रेंस से, और वहाँ पर जाकर आपको आप जो है ना राइट हो जाएंगे। तो एक पता नहीं कौन सी जगह वर्कशॉप पॉइंट बताया, पता नहीं क्या, वहाँ पर आपको कार्ड मिलेगा जिन लोगों को टोकन मिल चुके हैं। और जिन लोगों को टोकन नहीं मिल चुका उनको कहा गया कि आप लोग सुबह कल 8 बजे से 10 बजे तक 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक वो मरीज़ जिनको टोकन मिल चुके हैं सेंट्रल पार्क में उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। और जिनको टोकन नहीं मिल सके तो शाम 4 बजे के बाद वो टोकन लेने के लिए सेंट्रल पार्क के बाहर मौजूद हों, ताकि उनको टोकन तकसीम किए जा सकें। अब ये 23 नवंबर की कहानी आपको बता रहा हूँ, आज सुबह की। तो रूटीन की तरह लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। सुबह सुबह नमाज के बाद ही, नमाज से पहले ही, जिसको जैसे कंफर्टेबल फील हुआ लोग वहाँ पर पहुँचे। अब वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि मुझे तो यकीन मानिए रोना आया लोगों की सूरत हाल देख कर, के लोग धाड़े मार कर भी रो रहे थे। मैंने उन औरतों और उन बच्चों को देखा है जिनके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो इस वजह से कि जब डॉक्टर साहब ने वहाँ पर चेकअप स्टार्ट किया तो तकरीबन 40 से 45 पेशेंट्स थे जिनका उन्होंने चेकअप किया है। लेकिन हॉल के अंदर 300 से ऊपर लगभग 300 से ऊपर लोग मौजूद थे जिनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। कुछ धक्म पेल भी अंदर हुई है। बाहर तो बहुत ज़्यादा रश था, हॉल के अंदर भी काफ़ी मतलब लोग, हर किसी की ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को या अपने जो मेरे अजीज़ व अकारिब हैं उनको डॉक्टर साहब से उनका इलाज करवा लूँ। हर किसी ने स्टेज पे चढ़ने की कोशिश की, धक्म पेल की वजह से डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। अब वहाँ से चले गए तो उसके बाद शहर में गोयां शुरू हो गई कि डॉक्टर साहब जो है ना इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, डॉक्टर साहब पेशावर के लिए रवाना हो चुके हैं, डॉक्टर साहब कराची के लिए रवाना हो चुके हैं, डॉक्टर साहब के सिर्फ 2 ही दिन थे यहाँ पर, इसके बाद वो बांग्लादेश और इंडिया के दौरे पे जाएंगे। तो ये सारी अफवाहें गलत थी। डॉक्टर साहब इस टाइम भी लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन तकलीफ़ उस वक्त हुई जिन लोगों के हाथ में टोकन मौजूद थे। अंदर टोकन वाले अफराद तो सिर्फ 50 ही जा सके। तकरीबन 250 के लगभग वो लोग थे जिनके हाथ में टोकन मौजूद थे, और वो गेट पे खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। जब उनको पता चला कि डॉक्टर साहब यहाँ से हमारे बच्चों को देखे बिना ही चले गए, तो वो मनाजिर मेरे लिए बड़े रिक्कत आमेज़ थे। मैंने बच्चों को रोते देखा है, मैंने औरतों को रोते देखा है, मैंने बूढ़ों को रोते देखा है जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो वो जो लम्हात हैं, मुझसे मेरी कैफियत उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लिहाजा ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि कोई इंतज़ामात बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि आखिर में आपको ये बताऊँगा कि कुछ वो पेरेंट्स जिनके बच्चों की ट्रीटमेंट हुई है उनसे मेरी मुलाकात फ़ेस टू फ़ेस हुई है। मुझे पता चला, मैं एक पेरेंट के पास गया, उनके पास उनका बच्चा खड़ा हुआ था। मैंने उनसे तफ़सील लेनी चाही। मैंने उनसे कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका एक वीडियो क्लिप बना के, ताकि मैं प्रूफ़ के तौर पर दे सकूँ। तो उन्होंने कहा कि भई वीडियो क्लिप ना बनाएँ, मैं आपको वैसे अपनी सारी सिचुएशन बता देता हूँ। वो भी काफ़ी दूर से आए हुए थे। वो बताते हैं कि वो जब अंदर गए डॉक्टर साहब के पास, तो उनको उनका जो बच्चा था वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। बिल्कुल इतना मतलब बिल्कुल डेफ एंड डम्ब था कि एक तो ज़बान से बोलता कुछ नहीं, लिप रीडिंग भी नहीं करता। और अगर साथ से गोली भी चल जाए, कोई मतलब बड़ी जितनी बड़ी भी आवाज़ हो, तो बच्चे को फ़ील नहीं होता कि कुछ हुआ है। मतलब बिल्कुल सेंसलेस था सुनने और बोलने के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने 3 बार उस बच्चे के ऊपर दम किया है। तो तीसरी बार दम करने के बाद जब साइड से ताली बजी है तो बच्चे ने देखा है, और उन्होंने ये फ़ील किया कि हमें ना एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद हमारा बच्चा बोलने लग जाएगा। लेकिन बाद में उनको ये फ़ील हुआ है जब वो बाहर निकले हैं, तो उन्होंने भी उस तरह का अमल दोहराया जिस तरह डॉक्टर साहब ने दोहराया। तो उनके बच्चे को कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि वो समात उनकी उसकी शायद बेहतर हो जाए। उसको नाम से पुकारा गया, उसको इस तरह फ़ील करवाया गया जैसे कोई चीज़ हो रही है, ताकि उसकी तरफ वो राग़िब हो सके। वो सारी सूरत हाल बड़ी अजीब थी। पेरेंट्स अंदर गए, अंदर से तो बड़े खुश होकर निकले, लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली खुद इस चीज़ को आजमाना चाहा, तो मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे कुछ मायूसी थी। खुश भी थे और मायूसी भी थी। और इस तरह के एक और पेशेंट्स थे जो कि पेशावर से आए हुए थे। वो अपने 2 बच्चों को लेके गए अंदर। तो आपने एक वीडियो क्लिप चल भी रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें रेड कलर की शर्ट एक बच्चे ने, और छोटी मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सी
कलर की एक बच्ची भी है जिसने शर्ट पहनी हुई है, वो 2 बच्चे पेशावर से आए हुए थे। तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि हम जब बाहर निकले हैं तो हमें कोई ऐसी ख़ास तब्दीली महसूस नहीं हुई जिस तरह जिस जिस उम्मीद से हम आए थे कि शायद हम जाएँगे तो डॉक्टर साहब उन पे दम करेंगे तो हमारे बच्चों की ज़बानें भी चलना शुरू हो जाएँगी, उनके कान भी समात करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। तो कुछ लोग हैं जो कि ये भी बता रहे थे कि उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की भी वीडियो पिछली वीडियो में एक ऐड की थी, वो जो कि डॉक्टर साहब के साथ मौजूद थे और वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने मेरी मौजूदगी में 3 पेशेंट्स को चेक किए हैं और वो तीनों माशाल्लाह बिल्कुल बोलना स्टार्ट हो गए थे उसी टाइम मौके पर। चूँकि मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह नहीं हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको मुसद्दिक़ा इत्तलात जो हकीकत पर मबनी हूँ वो पहुँचाऊँ, क्योंकि ये इस वक्त हमारे मुल्क में इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर मलाली कुर्दिस्तानी साहब को लेकर जो एक इशू चल रहा है, उनकी तिब नबवी के हवाले से जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें वाज़ेह भी हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी-सी मुझे भी मायूसी हुई है जब मैंने लोगों के व्यूज़ सुने हैं। ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के व्यूज़ जो प्रैक्टिकली जाके डॉक्टर साहब को मिले, अपने बच्चों का इलाज करवाया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने आके बताया तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी शॉकिंग सी थी। मेरे भी भाई हैं जो कि डेफ़ एंड डम्ब हैं, मैं भी उनको लेके बड़ी दूर से यहाँ पर आया हूँ। एक उम्मीद के साथ, एक हौसले के साथ, और 3 दिन से मैं भी सो नहीं सका सिर्फ़ टोकन के चक्कर में, सिर्फ़ इन तमाम चीज़ों के चक्कर में कि किसी तरीके से मैं कम से कम एक भाई को दिखा दिखा दूँ, कोई इसकी ट्रीटमेंट करवा सकूँ, पता चले कि हकीकत क्या है। लेकिन जो पेरेंट्स बता रहे हैं, जो ट्रीटमेंट करवा के गए हैं, तो उनके व्यूज़ सुनने के बाद मुझे भी थोड़ी-सी मायूसी हुई है। लेकिन फिर भी एक अल्लाह की ज़ात पे आसरा रख के बैठा हूँ। शायद वाली बात है कि कल तक कोई इस तरह का निज़ाम बन जाए, कोई टोकन से मैं किसी एक बच्चे को दिखा सकूँ, ताकि मैं तफ़सीली उसके बाद जो भी बात होगी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपने उन तमाम नाज़रीन से ये चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि हकीकत क्या है। आया कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो रहे हैं या एक टोपी ड्रामा है। तो अपना ख़्याल रखिएगा, अपने आस-पास लोगों का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई अहम तरीन अपडेट्स जो आने वाली हैं उस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।